हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर बिगिन करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ये यूक्लिड्स कौन है? अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। सो यहाँ पे ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब इन्होंने कुछ बहुत सारी ज्योमेट्री में स्पेशली बड़ी सारी चीजें बताई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो ज्योमेट्री क्या होता है? वैसे तो आप सबको पता है कि कौन सी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ये स्टार्टिंग से लेंथ वगैरह करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं, तो ये सब हमारी ज्योमेट्री में आता है। लेट्स रीड। Branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles and dimensions of things. तो ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। Now अब यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन इज एक्सियोम्स एंड द अदर वन इज पोस्टुलेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जब हम एक्सियोम्स की बात करते हैं, दे आर रूल्स और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। अब मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल है जो कि सब मानते हैं कि हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो हमारे आते हैं एक्सियोम्स में। एंड दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री में भी, अलजेब्रा में भी, हर जगह। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री में ये वाले माने जाएंगे, हर जगह ये मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है सब में ये चीज मानी जाएगी। सो बेसिकली एक तरह से यू कैन से यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट जब हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, सो दे आर टू अज्यूम और क्लेम एज ट्रू। नाउ दे आर अज्यूम्ड या क्लेम किया जाता है कि ये जो है अगर हम कह रहे हैं तो ये सही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो assumptions that were specific to geometry, लेकिन इसकी जो exemptions है ये सिर्फ स्पेसिफिक है ज्योमेट्री तक, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे भी अभी पोस्टुलेट्स, तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सर्कल्स की बात हो रही है, लाइंस की बात हो रही है, सो दे आर स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 7 axioms. Number 1 is things which are equal to the same thing are equal to one another. इसको आप पढ़ोगे ना, वैसे तो मैं आपको एक सारा समझाऊंगी, बट ये पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये तो बेसिक चीज है, इसमें क्या है। तो देखो, things which are equal to the same thing, सेम चीज से जो चीज, जैसे अगर है A इक्वल है B के, ठीक है। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अब मैं बोल रही हूँ कि B इक्वल है C के। सो पहले मैंने कहा A B के इक्वल है, अब मैं कह रही हूँ B C के इक्वल है, तो यहां से आई कैन डिराइव कि A भी C के इक्वल होगा। अब कैसे? लेट कर लेते हैं, समझाने के लिए कर रही हूँ। A मैंने ले लिया, लेट सपोज A मेरा हो गया 5, ठीक है। सो व्हेन आई से A B के इक्वल है, मतलब B भी 5 हो गया, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि B G इक्वल है C के, तो मतलब C भी 5 हो गया। सो यहां से आ गया ना कि A 5 और C 5 दोनों ही इक्वल है, ठीक है। सो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे A और C दोनों ही B के इक्वल है, तो देयरफॉर वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर इक्वल चीज ही इक्वल चीज में ऐड करी जाएगी, जैसे कि अब इसमें मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स सपोज 4 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है, एंड इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, और 4 चॉकलेट्स ही आपकी सिस्टर के पास है, ठीक है। अब दोनों के पास 4 चॉकलेट है और मम्मा ने आके दोनों को 2 चॉकलेट्स और दे दी, तो इफ इक्वल थे और इक्वल ही और ऐड हो गए, तो दोनों का जो होल होगा, आपके पास भी 6 चॉकलेट्स हो गई, आपकी सिस्टर के पास भी 6 चॉकलेट्स हो गई, तो देयरफॉर जब इक्वल में इक्वल ऐड किया जाएगा तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम वही चीज है, अगर हमें कह रही हूं A और B इक्वल चीजें हैं दोनों, अब इसमें से दोनों में से अगर मैं C को सबट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, A इक्वल है B के, ठीक है, दोनों में से मैंने C सबट्रैक्ट किया, तो A C भी सेम ही है, A माइनस C और B माइनस C दोनों सेम होंगे, क्योंकि पहले ये A और B सेम है, तो इक्वल में से इक्वल सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी इक्वल होगा। या
अगर इसमें लग रहा है कि AC से समझ नहीं आता तो सिंपल भैया, दोनों के पास वही एग्जांपल ले लो, दोनों के पास 4-4 चॉकलेट्स थी, मम्मा ने दोनों को कहा एक एक चॉकलेट वापस कर दो। सो इक्वल में से इक्वल चीजें हटाई, आंसर दोनों के पास 3-3 चॉकलेट्स ही बची। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये देख लो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इसीलिए ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो आप ये इसमें अलजेब्रा में लगा के देख लो, ज्योमेट्री की किसी चीज में लगा के देख लो, यहाँ पे लगा के देख लो, वो हर जगह सेम आपको मिल सकता है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जी वर्ड आ गया कोइंसाइड। अब ये कोइंसाइड होता क्या है? कोइंसाइड का मतलब है जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने ए, ठीक है, अब एक और पॉइंट है जो सेम इसके ऊपर ही है, जो कि है पॉइंट बी। सो हम कहेंगे ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, या बोल सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। सेम यही चीज एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ए से लेके बी तक, ठीक है। अब एक और लाइन सेगमेंट है जो एक पूरा एक्यूरेट इसके ऊपर आ रही है, मतलब इसको ओवरलैप कर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट इसके ऊपर आके कवर कर रही है, ठीक है। तो ये दो लाइंस कोइंसाइड कर रही है। नाउ दे आर सेइंग थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सी चीज है, क्यों ऐसा होगा? अगर लेट्स सपोज ए बी जो हमने पहले लिया, एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, अब इसके ऊपर एक और PQ लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर आ रही है जो एग्जैक्ट इसको कवर कर रही है, तो वो भी तो 5 सेंटीमीटर की होगी। सो देयरफॉर जो चीजें कोइंसाइड करती हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। अब कितना बेसिक चीज है कि कोई जो पूरी चीज होगी वो हमेशा बड़ी होगी पार्ट में से। सिंपल सा देखो यार, अगर मैं कह रही हूँ एक मेरे पास ये चॉकलेट बार है, अब सोचोगे मैम सारे एग्जांपल चॉकलेट्स की क्यों लेती हैं। सो ये एक चॉकलेट बार है, अब मैं इसमें से मान लो किसी को इसका पार्ट दे रही हूँ, मैं इसका आधा दूं, थोड़ा सा दूं, या पूरी चॉकलेट का इतना सारा पार्ट दे दूं, तब भी वो होल तो उसका बड़ा ही रहेगा ना। आपके पास चॉकलेट का इतना पार्ट आ गया लेट्स सपोज, लेकिन अगर चॉकलेट इतनी थी तो ये तो हमेशा बड़ी ही रहेगी। सेम एग्जांपल में अगर एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल का ये जो है दिस इज दी पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल का पार्ट। सर्कल पूरा इतना बड़ा है, अब ये पार्ट इससे हमेशा छोटा ही होगा, मतलब द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। कोई भी पूरी चीज उसके हिस्से से बड़ी होगी। सिंपल सा है ये, ठीक है। तो कोई भी आप चीज ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा यही आएगा कि भैया बड़ी होल चीज, पूरी चीज उसके हिस्से से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो ऐसी चीजें व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे कि 2a, डबल ऑफ a इक्वल है x के, और डबल ऑफ a ही इक्वल है y के। मतलब a का डबल करो तो वो x की इक्वल होगा, a का डबल करो तो वो y की इक्वल होगा। तो यहां से आराम से कह सकते हैं ना कि x भी इक्वल होगा y के। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, a हमारा हो गया 4, सो हम कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ a इक्वल है x के, मतलब ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 into 4, सो 4 2 जा 8, तो x आ गया 8। सिमिलरली हम कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ a y के भी इक्वल है, ट्वाइस ऑफ a इज अगेन 4 2 जा 8, तो y मेरा 8 आ गया। समझ रहे हो? तो दोनों इक्वल हो गए। सो ट्वाइस, नाउ थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग के जब डबल के इक्वल है तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। अब नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट में हमने देखा था डबल की बात हुई थी, एंड अब हमारे पास सेवेंथ वाले में हाफ की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज a का हाफ इक्वल है x के और a का हाफ इक्वल है y के, तो यहाँ पे भी x इक्वल होगा y के। तो थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, इसका a के भी हाफ के इक्वल है x और a के हाफ के इक्वल y भी है, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर। सेम अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें अगेन लेट कर लेते हैं, a हमारा 8 है, ठीक है।
सो जी a/2 मतलब 8/2 विच इज 4 इक्वल होगा x के, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। सिमिलरली हमें पता है a/2 y के भी इक्वल है, मतलब 8/2 4 y के भी इक्वल है, तो y भी तो 4 आ गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ना x और y इक्वल है। ठीक है, सो ये थे हमारे 7 एक्सियोम्स, कुछ भी मुश्किल नहीं था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीजें थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट विच आर 5 पोस्टुलेट्स, तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। 2 पॉइंट्स आपके पास अगर दे रखे तो आप वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट की बात करें, अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो मैं इस एक पॉइंट से बहुत सारी ऐसी लाइंस बना सकती हूँ जो इस एक पॉइंट से पास ऑन करें। इस तरह से आप देख सकते हो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आर पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो यू कैन ओनली ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दोस 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely। सो एक टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जैसे कि ये लाइन है और यहाँ पे ये आगे टर्मिनेट कर सकती है, तो इसको आप कितना भी आगे ले जा सकते हो, कोई एंड नहीं है, इनडेफिनेटली आप उसको आगे टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एंड एनी रेडियस। अब एक सर्कल को आप किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कंपास लिया, अब इस कंपास के साथ मैं इसको जितना मर्जी रेडियस ओपन कर सकते हो, जितना मर्जी बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इतना लिया और मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ कि ये मेरा सेंटर होगा और यहाँ से मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो अब इस सर्कल का कोई भी मैं सेंटर कहीं, और ये सर्कल सिर्फ यहाँ नहीं, मैं यहाँ भी बना सकती हूँ, यहाँ भी बना सकती हूँ, तो कहीं पे भी बना सकती हूँ एंड कितना भी रेडियस ले सकती हूँ। जैसे छोटा सा बनाया, अब जी इसको हमने इतना बड़ा ओपन कर लिया एंड अब हम सोच रहे हैं इसको प्लेस करते हैं, ये इसका सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो जी ये सर्कल बनाया हमने और यहाँ पे हमने देखा, इसको हटा देते हैं, कि हम किसी भी पॉइंट को सेंटर ले सकते हैं और कोई भी रेडियस ले सकते हैं। मतलब यहाँ से अब इसकी जो लेंथ है यहाँ पे कुछ और थी, इसका सेंटर अगर ये है तो इसकी लेंथ कुछ और थी। सो मतलब रेडियस कुछ भी ले सकते हैं और कहीं से भी एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है। फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी देख लो कितना बेसिक चीज है कि जितने भी राइट एंगल्स होंगे, चाहे वो जी इस डायरेक्शन में है, चाहे वो इस डायरेक्शन में है, चाहे वो ऐसे वाला है, वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, राइट एंगल हमें पता है हमारा होता है 90 डिग्री का, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसा भी बना हो, इवन रिफ्लेक्स ऐसे में भी हो, तो भैया रहेगा तो वो 90 डिग्री ना, अभी सारे 90 डिग्री ही तो होंगे। सो दैट मीन्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब हमारा लास्ट पोस्टुलेट है जिसको है थोड़ा सा हम कह सकते हैं यहाँ समझने वाला है, कि पढ़ के एकदम से समझ में नहीं आता। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अब ये इन्होंने सिंपल से, जिसे बोलते हैं ना सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके लिखना, वो करा हुआ है। मैं समझाती हूँ कैसे। एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है 2 स्ट्रेट लाइंस पे। ठीक है, सो एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई और एक मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मैं नाम दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये L है, ये P है, ये Q है। ठीक है, सो इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन L है, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन P एंड Q। ठीक है, L लाइन है जो PQ पे फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। अब तो आजो पहले इंटीरियर एंगल्स देख लो। ये अगर इस तरह का कुछ है, ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो ये 4 एंगल्स मेरे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड मतलब जैसे ये और ये दोनों सेम साइड पे, सिमिलरली ये वाला
और ये वाला सेम साइड पे है, ठीक है। सो makes the interior angle on the same side of it taken together का मतलब क्या है, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, taken together मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। सो taken together less than 2 right angles। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखने की क्या जरूरत थी। 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा राइट एंगल भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री है। 2 राइट एंगल का सिंपल मतलब है 180 डिग्री की बात कर रहे हैं कि अगर एंगल 1 प्लस 2 लेस देन है 2 राइट एंगल, अगर ये लेस देन है 180 डिग्री की, और यही सेम चीज यहां भी हो सकती है, अगर ये 3 और 4 है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन है 180 डिग्री के, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 180 डिग्री या 2 राइट एंगल। सो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो एंगल 3 और 4 जो भी यहाँ पे एंगल्स जब होंगे ये छोटे होंगे 180 डिग्री से, इसको हटाते हैं, ये हमारे जी छोटे होंगे 180 डिग्री से, और ये अगर 180 डिग्री से छोटे हैं तो इन लाइंस को जब आप एक्सटेंड करोगे, जैसे ये लाइन को मैं आगे फर्दर ले गई इस तरह से और इस लाइन को आगे फर्दर ले गई इस तरह से, तो आपने देखा ये एक जगह जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रही हूँ कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं उस पे एक स्ट्रेट लाइन आके फॉल करती है इस तरह से कि कोई भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, जैसे अगर इन दोनों का सम 180 से कम है तो ये वाली इस साइड पे आगे बढ़ाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इसका कम है तो इसको आगे बढ़ाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी साइड पे इंटरसेक्ट करेंगे जहां पे एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी पोस्टुलेट्स थे दिस इज द ओनली पोस्टुलेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। चैप्टर में भी 2 एक्सरसाइजेस, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। So we'll quickly get to the exercises of this chapter.